हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 11वीं के समाजशास्त्र के पार्ट 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने समाजशास्त्र के बारे में जाना, जो मेरी पहली वीडियो है, कि समाजशास्त्र क्या होता है, कि मनुष्य और समाज के बीच जो अंतक्रिया होती है उनका अध्ययन समाजशास्त्र, यानी समाज में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। ये आपको पता है। अब समाजशास्त्र एक ऐसा विषय, इसमें कुछ नए नए वर्ड आएंगे। वो नए नए वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर मतलब नहीं पता होगा तो आने वाले चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। इसलिए मैंने जितने भी नए शब्दावली आई है और उसके जो मतलब है, उसका जो कंसेप्ट है और उनका उपयोग कहाँ और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद आपको खुद से ये जवाब होगा कि भाई चैप्टर बहुत ईजी था। ठीक है, तो जो अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, जब भी करना, कुछ नॉलेज मिले तब। और जो बच्चे पहले से हैं वो शेयर और लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जो नए नए शब्दावली आई है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला वर्ड है वह था सामाजिक समूह। ये नई शब्दावली है। सामाजिक समूह क्या होता है कि सामाजिक समूह से हमारा जो मतलब है, अभिप्राय है, व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह, व्यक्तियों के संग्रह से जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। वो सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी। और प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध क्या होते हैं? जैसे आपके परम मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता, इनसे आपका संबंध है ना। भाई समाज कब बनता है? जब जहाँ दो लोग मिल जाएं वहाँ समाज बनना शुरू हो जाता है। तो व्यक्तियों के संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। तो जब भी आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर में कभी सामाजिक समूह आएगा तो आप उसका क्या मतलब लगाओगे कि सामाजिक समूह से, यानी कि व्यक्तियों का संग्रह जो आपस में संबंध रखते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये पहला एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है, इसके नीचे भी कुछ पॉइंट है, फिर हम इस बॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक समूह की विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। भाई एक व्यक्ति समाज नहीं बनता, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाए वहाँ समाज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है समूह में। अगला पॉइंट है बेटा सामान्य स्वार्थ। भाई एक आप पड़ोस में एक क्षेत्र में रहते हो तो आपके जो सामान्य स्वार्थ होंगे, क्या होंगे? भाई अपने क्षेत्र को क्लीन रखना, वहाँ एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, उनका उद्देश्य है कि अच्छा जीवन जीना, सफाई सुरक्षा, ये सब सामान्य स्वार्थ होते हैं, उद्देश्य होते हैं, दृष्टिकोण। जैसे परिवार का एक परिवार है, उसका सामान्य स्वार्थ क्या है? सब खुश रहे परिवार में। उद्देश्य क्या है? परिवार का विकास हो। दृष्टिकोण क्या होता है कि हमारी सोच कैसी है। सामान्य मूल्य, मूल्य मतलब वो पैसा नहीं, मूल्य मतलब जो आपके आदर्श है। ठीक है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध मैंने बता दिया, आपका आपके माता पिता से, आपके दोस्तों से, आपके भाई बहन से। अप्रत्यक्ष जैसे भाई आप किसी जगह गए, भाई कोई म्यूजियम में गए, तो म्यूजियम में जो लोग मिलते हैं उनसे आपका संबंध तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष, यानी जब तक वो आपके सामने, यू नो दैम, जैसे ही वो आपके सामने से गए आप उन्हें भूल गए। समूह में कार्यों का विभाजन। अब भाई एक पड़ोस बना तो सबके कार्य फिक्स होते हैं। दुकानदार दुकान चलाएगा, दूध वाला दूध बेचेगा, जो लोग ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ये सामाजिक समूह की विशेषता है। तो सामाजिक समूह का अर्थ क्या है कि व्यक्तियों के संग्रह जिनके मध्य क्या होता है? संबंध होता है। वह संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकता है बेटा और अप्रत्यक्ष भी। ठीक है, तो पहला टॉपिक, पहला नया जो शब्द आया बेटा समाजशास्त्र में, सामाजिक समूह। तो ये बार बार आएंगे आगे, तो एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं। अब दूसरा जो नया वर्ड है अर्ध समूह। एक सामाजिक समूह तो आप समझ चुके हो, अर्ध समूह क्या होता है? ये नई शब्दावली है, इसका मतलब नया है। तो सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। मैंने बताया कि सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच आपसी संबंध पाए जाते हैं। लेकिन अर्ध समूह एक समुच्चय, समुच्चय मतलब भीड़ होती है अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना और संगठन की कमी होती है। अर्ध समूह एक ऐसा समूह होता है जहाँ पे सिर्फ भीड़ होती है, आपको उन भीड़ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, बहुत सारी भीड़ है, तो वो समाज तो बन गया लेकिन आपका उससे कोई संबंध नहीं है। कुछ देर के लिए आप हेलो हाय कर सकते हो, बाद में
कोई आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट, सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्रता नहीं होती बल्कि संबंध होते हैं। यानी ये नहीं कि भाई 15 लोग इकट्ठे हो गए तो वो समूह बन गया, इसके साथ साथ उनमें आपसी संबंध भी होता है। जैसे आपको कोई परेशानी आती है तो आपके परिवार वाले, आपके पड़ोस वाले आपकी सहायता के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों में एकत्रता नहीं बल्कि आपसी संबंध भी होते हैं। लेकिन समुच्चय में सिर्फ जमावड़ा होता है। समुच्चय मतलब सिर्फ भीड़, जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका कोई संबंध नहीं होता, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप इत्यादि। तो अब समझ में आ गया हो अर्ध समूह क्या होता है। वह समूह जो कुछ काम के टेम्परेरी बनता है, जिसका आपके आगे कोई संबंध नहीं होता। ओके। तीसरा पॉइंट, समूह में हम की भावना, सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। जैसे कि मान लो आप विदेश जा रहे हो तो हम भारत के लोग है ना, हम जितने भी आपको लोग मिलेंगे वहाँ पे इंडियन, तो आप एक फीलिंग है कि हाँ हम भारतीय हैं सब। और अर्ध समूह में क्या होता है बेटा, वो डिपेंड करता है कि भाई 18 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, तो वोटिंग के लिए इकट्ठे हुए तो वो सारे एक सामाजिक समूह बन गया, लेकिन उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो समान आयु लिंग का, जैसे कि सारे लड़के एक साइड खड़े हो जाएं, लड़कियां एक साइड खड़े हो जाएं, या मेट्रो में फीमेल के अलग से कोच होता है, तो ये सब क्या है, अर्ध समूह है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी संबंध होते हैं। जबकि सामाजिक समूह भाई जिन लोगों को आप जानते हो, आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपकी कक्षा के विद्यार्थी, सब क्या है, सामाजिक समूह। तो जो नए वर्ड आए हैं बेटा, सामाजिक समूह समझ गए आप। अर्ध समूह जो केवल एक समुच्चय और समायोजन होता है, जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। ठीक है। सबसे अच्छा ध्यान ऐसे रखना बेटा कि इसमें एक अपनापन होता है सामाजिक समूह में, इसमें अपनापन नहीं होता। ठीक है। इनके बीच संबंध होता है, इनके बीच संबंध नहीं होता। ये इनका उद्देश्य सेम होता है, इनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। अब एक नया वर्ड है, सामाजिक समूह के प्रकार। पूरे चैप्टर में इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये 5 पॉइंट हैं, पर 5 पॉइंट भी बहुत बड़े हैं। यानी चार्ल्स कूले एक वो हैं दार्शनिक, इन्होंने सामाजिक समूह को 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सा, प्राथमिक और द्वितीय। परीक्षा में अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने, किस दार्शनिक ने प्राथमिक समूह द्वितीय समूह में समुदाय को बांटा है, उसका नाम है चार्ल्स कूले ने। अब हम प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय समूह के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतर समूह के बारे में पढ़ेंगे, बाह्य समूह के बारे में पढ़ेंगे, संदर्भ समूह के बारे में पढ़ेंगे, समवयस्क समूह के बारे में पढ़ेंगे, समुदाय और समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 5 हैं, यानी कि 5 अलग अलग पॉइंट, इनको हम डीपली अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है प्राथमिक समूह। तो बेटा प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह में संबंधों की पूर्णता होती है और निकटता, यानी जो प्राइमरी रिलेशन होता है, जैसा कि जिनके आप बहुत बेहद करीब हो, जिनके आप बेहद करीब हो, वो सब प्राथमिक समूह में आएंगे। जैसे माता पिता व रिश्तेदार, इनमें संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे परिवार हो गया, बच्चों का ग्रुप खेलने, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, आप उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हो, या स्थायी पड़ोस। तो प्राथमिक समूह वह होता है जिनमें पूर्णता, यानी भाई अपनापन भी होता है, पूरापन भी होता है और निकटता। ठीक है। और द्वितीयक समूह जिनमें निकटता की कमी होती है, जैसे कि राजनीतिक दल हो गए, कोई और आर्थिक संघ हो गया, कोई हड़ताल के लोग इकट्ठे हुए, तो ये द्वितीय समूह है जिनसे आपकी घनिष्ठता नहीं होती, सिर्फ काम निकला, बात खत्म। तो प्राथमिक समूह समझ गए बच्चों। कूले ने कहा है कि सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक समूह में संबंधों की निकटता, पूर्णता होती है, और इनके मोस्टली व्यक्ति परिवार, बच्चों के खेल का समूह, स्थायी पड़ोस आदि होते हैं। द्वितीय था बेटा, द्वितीय समूह ये घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी। अब बीजेपी एक पार्टी है, आपका उससे भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है। क्रिकेट टीम है, आपका उससे कोई संबंध नहीं है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। जो नए वर्ड सीखे आपने क्या क्या, एक तो ये सीख लिया, प्राथमिक समूह सीख लिया, द्वितीय समूह सीख लिया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी इस वीडियो में, तो देखते रहिए। अब प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है बेटा, ये वाली कि समूह की लघुता। भाई परिवार होगा 10 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का, या 20 लोगों का, 1000 लोगों का थोड़ी होगा। तो समूह की लघुता होती है बेटा। शारीरिक समीपता, यानी उनसे मिलते हो। शारीरिक समीपता का मतलब होता है उनसे आपका रोज़ मिलन होता है, मिलते हो, उनके साथ आप खाना वाना खाते हो, उनके साथ रहते हो, तो शारीरिक समीपता। संबंधों की निरंतरता, यानी जो रिलेशन है वो कभी एंड नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं और स्थायी, परमानेंट होते हैं, स्थिरता। उत्तरदायित्व सामान्य होते हैं, जैसे पिताजी का काम है कमाना, माताजी का घर चलाना, तो ये सामान्य उत्तरदायित्व होते हैं। और परिवार का, या जैसे आपका ग्रुप है,
इस स्पोर्ट का, तो उद्देश्य क्या है? जीतना। वैसे परिवार का उद्देश्य क्या है भाई? सबका, परिवार को खुश रखना और सबकी इच्छाओं को पूरा करना। तो ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं: लघुता, समीपता, निरंतरता, उत्तरदायित्व, उद्देश्य। द्वितीय की विशेषताएं ये पढ़ लेते हैं बेटा। एक बड़े आकार का होता है, जैसे इंडियन, भाई तुम इंडियन हो, ये कोई पार्टी है, बीजेपी में बहुत सारे लोग शामिल हैं। अप्रत्यक्ष संबंध, आपसे इसका कोई संबंध डायरेक्ट नहीं रहता। विशेष स्वार्थों की पूर्ति, जो ये होते हैं कोई स्पेशल स्वार्थ के लिए बने होते हैं, जैसे बीजेपी पार्टी वोट पाकर नेता बनने के लिए, या कांग्रेस पार्टी वोट पाकर नेता बनने के लिए। इनमें उत्तरदायित्व सीमित होता है, संबंध कोई परमानेंट नहीं होते। जैसे आपके घर में नेता लोग आते हैं, बहन जी मुझे वोट दीजिए, तो आप कुछ देर के लिए उसको जानते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको नहीं जानते। तो प्राथमिक समूह में निकटता होती है बेटा, ठीक है, ध्यान से इन दोनों को समझो। ये देखो दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने। लघुता होती है, इसमें बड़ा आकार होता है। शारीरिक समीपता होती है, इसमें नहीं होती। संबंधों की निरंतरता होती है, यहाँ पे संबंध अस्थायी होते हैं। उद्देश्य समान होते हैं सबके, इसमें उद्देश्य क्या होते हैं? रूल के अकॉर्डिंग, भाई हमें ये करना है, ठीक है। तो ये इनमें अंतर है। प्राथमिक समूह जो आपके बहुत करीब है, द्वितीयक समूह जो इसको आप डायरेक्ट रूप से नहीं जानते। एक नया वर्ड आया बेटा, जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, चार्ल्स कूले वाला पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में। तो क्या होता है बेटा, एक मिनट, हाँ, अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर देखो। अंतः समूह में हम की भावना पाई जाती है, भी हम यानी जो संबंधी हैं वो अंतः समूह के संबंध रखेंगे, और बाह्य समूह में हम भावना का अभाव रहता है। अंतः समूह में संबंधों में निकटता होती है, बाह्य समूह में संबंधों में दूरी होती है, ठीक है। और अंतः समूह में समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना। जैसे भाई घर में खाना कम है तो हम कोशिश करते हैं बच्चे खा लें, हम बाद में खाएं, तो समूह में त्याग की भावना और प्रेम की भावना रहती है, जबकि बाह्य समूह में ये भावना नहीं होती, सिर्फ ढोंग करते हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो क्या करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट पेश आएंगे, लेकिन उनका कोई आपसे संबंध नहीं है। लेकिन घर में आप खाना खा रहे हो तो आपको उसका संबंध है। अंतः समूह में क्या होता है बेटा, सुख दुख की आंतरिक भावना, यानी इमोशनल आप फिजिकली मेंटली सोशली होते हो। बाह्य समूह में जैसे क्या होता है, कोई मूवी देख ली आपने, कुछ देर के लिए आप दुखी, बाद में सुखी। और अंतः समूह, अगर कोई आपके घर में दुखी है तो आप दुखी ही रहोगे। ओके, तो प्राथमिक द्वितीय हो गया, अंतः समूह और बाह्य समूह हो गया। तो अंतः समूह जो आपके रिलेशन में है उनके साथ होता है, बाह्य समूह जिनको आप डायरेक्ट रूप से नहीं जानते, ठीक है। जो संबंध दूर होते हैं उनको बाह्य समूह कहेंगे, जो संबंध में पास होते हैं वो निकट समूह। अगले एक नए वर्ड की ओर पढ़ते हैं, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। तो बेटा अगला टॉपिक है संदर्भ समूह, इसको इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने किसी को भेजा किसी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर मुझे जानता है, तो पेशेंट, वो व्यक्ति डॉक्टर के पास कहेगा कि मैं इन सर के द्वारा आया हूँ, तो डॉक्टर उनको अच्छे से ट्रीट करेगा। तो रेफरेंस ग्रुप होता है कि हम किसी की तरह व्यवहार करते हैं या किसी की तरह दिखने की इच्छा करते हैं, ठीक है। ये लिखा है कि एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं उसे रेफरेंस समूह कहते हैं। जैसे टीचर्स हैं, और टीचर डे में बच्चे क्या करते हैं, टीचर बनते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं होते हैं, लेकिन टीचर की तरह दिखने का प्रयास करते हैं, वो टीचर का रेफरेंस प्रस्तुत करते हैं कि हम आज के लिए टीचर हैं। तो संदर्भ समूह हो गया बेटा लोगों का समूह या व्यक्ति का समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं। और ये क्या करते हैं, ये व्यक्तियों या समूह के जीवन शैलियों का अनुकरण करते हैं, यानी कि लाइक सलमान खान टशन गुटखे की ऐड करते हैं, जो लोग टशन गुटखा खाएंगे वो किसकी जीवन शैली का अनुकरण कर रहे हैं, सलमान खान की। या हम हनी सिंह की तरह बाल कटवा रहे हैं तो हम किसकी लाइफ स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, हनी सिंह की। तो ये सब हो गया कि व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, ठीक है, संदर्भ समूह। अगले पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको। हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं है, भाई हम लोग किसी एक समूह को डिस्क्राइब नहीं करते। हम विद्यालय में छात्र हैं, घर पे हम बच्चे हैं, दोस्तों के साथ हम दोस्त हैं, तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं उस संदर्भ में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यानी लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। जैसे मान लो कोई इंडियन बाहर जाता है तो भारतीय कहलाएगा, भले वो पंजाब का हो, बंगाल का हो, गुजरात का हो, क्या कहलाएगा, हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं, भारतीयों का। लेकिन अगर कोई दिल्ली से पंजाब जाता है तो किसका, भाई वो दिल्ली का है। तो रेफरेंस होता है आप किसी एक
उसकी तरह दिखने की इच्छा रखते हो या आप उसके नाम से जाने जाते हो। संदर्भ समूह में संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा, लक्ष्य, उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो संदर्भ समूह के बारे में हम ये समझेंगे कि बेटा कि लोगों का समूह होता है जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखता है और उसके लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली का अनुकरण यानी कॉपी करता है। जैसे कि अब इन दो नए वर्ड आए, एक तो ये समझ गए होंगे आप। नया वर्ड क्या है? औपनिवेशिक अवधि में, यानी जब हम गुलाम थे तब क्या था, और समकालीन जो हम आज हैं उस समय हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारा रेफरेंस क्या था, ये रहा कि कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने उचित अंग्रेज, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाव की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त करी। यानी जब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था तो कुछ पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों की तरह दिखने का प्रयास किया। वो अंग्रेज नहीं थे लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल को, उनकी तरह दिखने की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी और का रेफरेंस लेके जाता है या दिखने का प्रयास करता है तो संदर्भ समूह कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई नया हेयर स्टाइल आपने बॉलीवुड हीरो का देखा, आप उसकी तरह कॉपी कर रहे हो, आप वो नहीं हो लेकिन आप उसके लाइफ स्टाइल का, उसका रेफरेंस दे रहे हो कि हाँ ऐसे बाल रणबीर कपूर के थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक यानी गुलामी के समय हम कुछ मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने अंग्रेजों की तरह दिखने की इच्छा व्यक्त करी। इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रभाव पड़ा। भाई पुरुषों ने जीन्स पहननी शुरू कर दी, सब जीन्स पहनते हैं। महिलाओं ने साड़ी की जगह सूट पहनना शुरू कर दिया। अब तो ब्लेजर वगैरह, पैंट और क्या कुर्ती वगैरह और टॉप्स वगैरह पहनते हैं। तो ये क्या है, ये औपनिवेशिक काल का प्रभाव है। अक्सर भारतीय पुरुषों ने ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए और भोजन, मैकडी में बर्गर खाना है आपको, ये आपका नया वो शो ऑफ है। भारतीय महिलाएं ने अपने तरीक़ों को भारतीय बनी रही। ये कभी कभी उचित अंग्रेजी महिला की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा भी होती थी, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो पुरुषों ने बहुत कॉपी करी लेकिन महिलाएं बहुत कम कॉपी कर पाई। हालांकि आज बहुत करती हैं कॉपी महिलाएं। हम औपनिवेशिक अवधि की बात करें तो औपनिवेशिक अवधि में भारतीय सामाजिक समूह ने किस प्रकार का संदर्भ प्रस्तुत किया। अंग्रेजों की तरह दिखने के लिए कपड़े पहनने लगे, उनकी तरह मूछें रखने लगे, उनकी तरह खाना पीना हो गया, उनकी तरह व्यवहार करना हो गया। और कुछ महिलाओं ने भी क्रीम पाउडर वगैरह या बालों को फैशनेबल बनाना, कपड़ों को थोड़ा और सेंस में पहनना, ये सब शुरू कर दिया। आज की डेट में बेटा समकालीन यानी आज की डेट में संदर्भ समूह की एक विपणन, यानी कि हम उसकी बात करें, व्यापार की बात करें तो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद खपत, जैसे कि भाई फॉरेन में लोग पैक खाना खरीदते हैं, पैक खाना खाते हैं, बस टाइम बचता है इनसे। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में वही करते हैं, व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद और खपत के निर्णयों से कपड़ों की खरीदने, पहनने के चुनने। उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे मित्र, सहकर्मी समूह, सहयोगियों, स्टाइलिस्ट में संदर्भ करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों की ड्रेस सेम होती है तो आप किसको संदर्भ में ले रहे हैं, स्कूल को, कि हाँ भाई ये बच्चे इस स्कूल के विद्यार्थी हैं। लेकिन घर में आप ड्रेस चेंज कर लेते हो तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी हो। तो समकालीन टाइम में हम कपड़ों से, खान पान से, पहनावे से, बोलचाल से, जैसे मंदिर में सारे पुजारी हैं तो सबको लगता है कि हाँ ये भी पुजारी, वो भी पुजारी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में है तो पुजारी की रेफरेंस को शो कर रहे हैं। ऐसे हम खेल में, संगीत में, अभिनय में, यहाँ तक कि कॉमेडी में भी संदर्भ समूह शो करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताई थी स्टार्टिंग में, हम किसी एक संदर्भ समूह के नहीं हैं। हम जिस समूह में जाते हैं उसका रेफरेंस प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी हैं, घर में बालक हैं, अगर जॉब करेंगे तो हम उस कंपनी के लोग हैं। ठीक है, एक होता है बेटा नया वर्ड है सहकर्मी दबाव। जब आपका कलीग आप पर प्रेशर लगा डालता है, कैसा प्रेशर, कार्य करने को लेकर, कि साथियों को किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है। यानी जो जैसे होता है ना कि आपके ग्रुप में 5 बच्चे हैं और 4 बच्चे होशियार हैं, 1 बच्चा नालायक, तो 4 बच्चे प्रेशर करेंगे, भाई तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। किस लिए? उसे कहते हैं सहकर्मी दबाव, यानी पीयर प्रेशर। सहकर्मी होता है कलीग या पीयर ग्रुप प्रेशर। तो नए नए वर्ड आपने सीखे समकालीन टाइम में। समकालीन का मतलब क्या होता है, उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, और औपनिवेशिक मतलब जब हम अंग्रेजों के अंडर में थे। तो आपने क्या क्या समझ सीख लिया, संदर्भ समूह सीख लिया, अंत्य समूह, बाह्य समूह सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, कोई नया वर्ड क्या आ रहा है? हाँ, ये रह गया समवयस्क समूह। भाई इसका होता है सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा कि सेम एज ग्रुप के पीपल। जैसे सीनियर सिटीजन कब बोलते हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों को। बच्चे बोलते हैं
18 साल से नीचे के लोगों को 18-60 को बोलते हैं जवान। तो ये समवयस्क समूह है। सुनो बेटा इसके बारे में, ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है। क्यों भाई, आप 18 साल के हो ना, अलग थोड़ी ना कर सकते हो खुद को। ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच या सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। ठीक है, समवयस्क समूह किनके बीच बनता है? समान आयु के व्यक्तियों के बीच या समान व्यवसाय, जैसे दुकानदार, ऑल आर शॉपकीपर्स, और सेम एज के, जैसे कि वोट डालने वाले सभी नागरिक 18 साल से ऊपर, तो वो समवयस्क हो गए, सेम एज ग्रुप के। ठीक है, ये किसी टीम में भी हो सकते हैं कि हाँ भाई इस कंपटीशन में 14 साल के बच्चे ही भाग लेंगे, तो 14 साल का एक पूरा समवयस्क समूह बन गया। एक नया वर्ड आया था बेटा, समुदाय और समाज में अंतर। तो हमने पांचों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। हमें जो पढ़ना है, चार्ल्स कूले का पढ़ लिया हमने, अंत्य समूह, बाह्य समूह पढ़ लिया, संदर्भ पढ़ लिया, समवयस्क। अब समुदाय और समाज। हालांकि कुछ लोग समुदाय और समाज को सेम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अंतर है? समुदाय समाज का पार्ट है। जैसे समाज हमारी बॉडी है और आँख हमारा समुदाय, तो समुदाय समाज का पार्ट है। समुदाय में लोग बहुत घनिष्ठ संबंधों से जुड़े होते हैं, जबकि समाज में लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों से जुड़े होते हैं। तो समुदाय के बारे में सुनो बेटा कि समुदायों से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से है जो बहुत ही आधुनिक हैं, अधिक व्यक्तिक हैं, घनिष्ठ हैं और चिरस्थायी होते हैं। यानी पर्सनल है, मॉडर्न है और परमानेंट। इंग्लिश में व्यक्ति को पर्सनल बोलते हैं, मॉडर्न आधुनिक हो गया, घनिष्ठ अव्यक्तिक। ठीक है, घनिष्ठ मतलब बहुत ही क्लोज, और परमानेंट। तो समुदायों से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से जो आधुनिक, अधिक व्यक्तिक और घनिष्ठ अव्यक्तिक और चिरस्थायी होते हैं, जबकि समाज का संबंध या संघ का संबंध हर समुदाय के विपरीत है। ये नगरीय जीवन को स्पष्ट करता है, ये बाहरी होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि मान लो हिंदू समुदाय है, तो वो हिंदू समुदाय घनिष्ठ से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, हिंदू धर्म बनाते हैं, तो हिंदू एक समुदाय है। समाज, अब समाज में भाई क्या होता है, जैसे दिल्ली के लोग, अब दिल्ली के लोग भाई वो क्या, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। समाज एक बड़ा कंसेप्ट है, समुदाय छोटा। जैसे वह इस परिवार का सदस्य है, तो वो परिवार समुदाय कहलाएगा। और आपके एरिया में 100 परिवार है, तो सब मिलकर समाज कहलाएगा। तो समाज में बाहरी होता है, अस्थायी संबंध होते हैं, लेकिन समुदाय, कम्युनिटी, इंग्लिश में कम्युनिटी बोलते हैं, यानी जिसका आपका क्लोज रिलेशन होता है। आप कंफ्यूज यहाँ हो रहे होंगे कि सामाजिक समूह, अर्ध समूह में भी यही बताया था आपको। तो सामाजिक समूह में मैंने एक वर्ड बोला था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध। जब सामाजिक समूह में प्रत्यक्ष संबंध आ जाएगा तो समुदाय बन जाएगा, और अप्रत्यक्ष आएगा तो समाज बन जाएगा। नया वर्ड आया, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस ये बताता हूँ आपको इसके बारे में। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बंट जाना। यानी जब हम समाज में कुछ लोगों को बंटवारा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रईस लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोहार लोग रहते हैं, यहाँ पे सब सब्जी वाले रहते हैं। तो क्या है कि समाज के अंतर्गत, समाज में, समाज एक, इंडिया भी एक समाज है, पूरा वर्ल्ड भी एक समाज है। तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का, विभिन्न ग्रुप का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना, विभिन्न स्तरों में बांटना या बट जाना सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्टेटस कहलाता है, या सोशल डिफरेंशिएट। तो स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। हम समाज में जहाँ लोग ज़्यादा होंगे उसके अनुरूप जानते हैं कि भाई सब्जी वाले, जब एक सब्जी वाला होगा तो नहीं बोलेंगे कि ये सब्जी वालों की कॉलोनी है। जब 5-6 होंगे तो हम बोलते हैं ना सब्जी वालों की कॉलोनी है। स्तरीकरण काफ़ी पुराना है, प्राचीन काल से ही। भाई राजा लोग यहाँ रहते हैं, व्यापारी लोग यहाँ रहते हैं। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। हर समाज में, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ तो यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ इस मोहल्ले में सारे मजदूर लोग रहते हैं। तो ये सब प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, और स्तरीकरण छोटे बड़े या ऊंचे नीच में बांटते हैं हम। स्तरीकरण इसके अलावा हम जाति में भी, आयु में भी बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर शर्मा परिवार, शर्मा जाति के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे कुमार के ज़्यादा हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, स्तरीकरण विभिन्न
स्वरूप होते हैं, विभिन्न अलग अलग रूप होते हैं आयु। जैसे यहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं इस कॉलोनी में, ठीक है। तो आयु, वर्ग और जाति। स्तरीकरण में जीवन शैली की विभिन्नता पाई जाती है। अब भाई देखो, जब आप किसी रईस मोहल्ले में जाओगे तो उनका लाइफस्टाइल अलग मिलेगा, किसी गरीब मोहल्ले में जाओगे तो लाइफस्टाइल अलग मिलेगा। तो सामाजिक स्तरीकरण की कुछ खास बातें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। और होता क्या, ये भी बता दिया कि समाज में जो विभिन्न समूह होते हैं उनको नीचे, ऊंच नीचे, छोटे बड़ों में बांटना। एक होता है सामाजिक स्तरीकरण, एक होता है जाति के आधार पर। भाई जाति के आधार पर हम बांटेंगे किसी को कि यहाँ पे ब्राह्मण, यहाँ पे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय रहते हैं, तो भाई वो कभी अलग नहीं हो सकते। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया है और शूद्रों को सबसे निम्न स्तर पर। यह पूर्णतः बंद है। पूर्णतः बंद का मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी जाति त्याग नहीं सकता। जन्म से मरण तक वह उसी जाति का रहता है। अगर आप जिस जाति में जन्म लेते हो तो मरते दम तक आप उसी जाति के रहते हो। तो ये बंद है, पूर्णतः बंद है, यानी ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता कि भाई हाँ मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ चेंज कर दो जाति मेरी। तीसरा पॉइंट है जाति संरचना में प्रत्येक समाज का एक ऊंच नीच के आधार पर। कुछ जातियाँ ऊंची कहलाती हैं, कुछ नीची कहलाती हैं। तो ये ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में उसका स्तरण होता है, यानी कि उसका नाम होता है, उसी जाति का वह कहलाता है। समाज में चार वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जाति प्रथा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। आपको पता है कि जाति एक जन्म से मिलती है और एंड तक रहती है, और हम ऊंच नीच में बांटते हैं। ये भाई यादव हैं, ये शर्मा हैं, ये वर्मा हैं, ये ठीक है, ये पांडे हैं, ये सब क्या है, ये जाति के आधार पर बांट दिए गए। और जाति व्यवस्था में जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले ये था कि भाई ब्राह्मण लोग मीट मच्छी ना खाते, लेकिन आज सब खाते हैं, ठीक है। शूद्र ही मीट मच्छी खाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं, सभी जाति के लोग मीट मच्छी खाते हैं। व्यवसाय में प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले व्यवसाय फिक्स था कि ब्राह्मण काम शिक्षा देना, दान लेना, ज्ञान देना, हवन करना, यज्ञ कराना। लेकिन आजकल ब्राह्मण लोग भी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, स्वीपर की नौकरी भी कर रहे हैं, तो आईएएस की नौकरी भी कर रहे हैं। सेम वही है, शूद्र के बच्चे या वैश्य के बच्चे भी आज आईएएस हैं, तो सफाई कर्मचारी भी है। तो व्यवसायों में जो प्रतिबंध थे वो अब हट गए हैं, खान पान में जो प्रतिबंध थे वो कम हो गए हैं। विवाह संबंधी भी, पहले विवाह का बहुत कड़ा नियम था, अगर आप जिस जाति को उस जाति में विवाह नहीं हो तो गोली मार दी जाएगी, ठीक है। तो अब विवाह संबंधी प्रतिबंध भी परिवर्तन हो गए। शिक्षा संबंधी भी, अब विद्यालयों में आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी होंगे, आपको नहीं पता वो किस जाति का है, इसका मतलब शिक्षा में भी अब जाति प्रथा को नहीं देखते। हालांकि गाँव में बहुत चलता है, शहरों में कम हो गया है। अब पढ़ेंगे वर्ग के आधार पर। देखो, आपने समाज के स्तरीकरण पे पढ़ लिया कि ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति के आधार पे पढ़ लिया। अब वर्ग, जैसे कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग। तो वर्ग के आधार पर स्तरीकरण जन्म पर आधारित नहीं होता, जाति वाला जन्म पर होता है। आपको नोट करना है, जाति पे आधार पे क्या होता है, जन्म पे होता है, लेकिन वर्ग वाला आपकी कार्य, योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान पर। जैसे कि डॉक्टर्स, भाई डॉक्टर्स की एक अलग कैटेगरी होगी, टीचर्स, वकील, पुलिस, ये सब क्या है, एक वर्ग है, क्लास है, कैटेगरी है, क्लास कह सकते हैं, इसे कैटेगरी कह सकते हैं। जैसे उच्च वर्ग रईस लोग, मध्यम वर्ग कम रईस, निम्न वर्ग गरीब, कृषक, किसान। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, जाति वाला चेंज नहीं कर सकते, समाज वाला भी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग वाला आप चेंज कर सकते हो। देखा ना, व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है। तो ये मेन पॉइंट है। और वर्ग का द्वार सबके लिए खुले हैं। आज आप विद्यार्थी हो, अगर आप कोर्स करके टीचर बन जाते हो तो टीचर के वर्ग में काउंट होगा कि भाई ये टीचर है। टीचर एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो वही है कि वर्ग सबके लिए खुले हुए हैं। वर्ग के आधार पर स्तरीकरण जन्म पर आधारित नहीं होता, ये कार्य पर किसके, ये आएगा कि वर्ग के आधार पर स्तरीकरण किन किन मानदंडों को मानता है। तो कार्य हो गया, योग्यता हो गया, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान। जैसे आपको गाने, सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप सिंगर की कैटेगरी में काउंट हो गए। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान। तो जब इंसान अपना वर्ग बदलता है तो समाज का भी उसका बदलता है। जैसे कि दिल्ली वाले हैं, अगर दिल्ली वाला 20 साल से पंजाब में रह रहा है तो पंजाब वाला कहलाएगा, वो दिल्ली वाला नहीं कहलाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जाति को चेंज नहीं कर सकते। अब जाति और वर्ग में अंतर बताता हूँ, बहुत ईजी है, इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जाति क्या होती है, वर्ग क्या होती है। जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग आपके सामाजिक स्टेटस पे, परिस्थिति मतलब स्टेटस होता है बेटा, ठीक है।
जो आपको मिला हुआ होता है। जाति एक बंद समूह है, यानी कि कोई जाति चेंज नहीं कर सकता। वर्ग खुला समूह है, यानी कोई भी भाई पढ़ाई लिखाई करके कुछ सीख के इस कैटेगरी में आ जाएगा। विवाह, खान पान आदि के नियम कठोर होते हैं जाति में, इसमें कोई कठोरता नहीं होती। जैसे आप रेस्टोरेंट में आप भाई कुछ भी खाना खाओ, आपकी मर्जी है। जाति व्यवस्था स्थिर है, मतलब जाति व्यवस्था कभी चेंज नहीं होती, इसमें जाति व्यवस्था का कोई सीन ही नहीं है। आप टीचर हो तो टीचर की कोई जाति नहीं हो मानी जाएगी, उनको शिक्षक के नाम से ही पुकारा जाएगा। ये प्रजातंत्र राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, यानी कि भाई लोकतंत्र की व्यवस्था वाले देश में ये अच्छा नहीं है, और ये भी वादक है। दोनों भी, जैसे जिस सोसाइटी में गरीब लोग ज़्यादा हैं तो कहते हैं ना देश का विकास कैसे होगा। इंडिया मोस्टली लोग किसान हैं, मजदूर हैं, तो ये राष्ट्र के विकास में बाधक है, यानी कि एक बैरियर है जिसको हम हटा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिकूल यानी कि उसके अपोजिट है। इसको नहीं चेंज कर सकते हम, इसको चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ देर में टॉपिक खत्म होने वाला सारा। बेटा अगला टॉपिक है सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। ठीक है, ये क्या आता है? जो समाज में व्यक्ति को स्थान प्राप्त है, जो आपको आपके कार्यों से, आपको जन्म से जो स्थान मिला होता है, वह होता है सामाजिक परिस्थिति, यानी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान। दो भागों में बांटा है किसने? रॉल्फ लिटन ने। इसका नाम आएगा कि किसने परिस्थिति को दो भागों में बांटा हुआ है। तो परिस्थिति यानी प्राप्त स्थिति। प्रा मतलब प्राप्त और स्थिति मतलब स्टेटस। जो स्टेटस आपको प्राप्त हुआ है, आपने नहीं खुद प्राप्त, आपने मतलब कोशिश करी है, लोगों ने आपको उस स्टेटस से जाना है, उसे बोलते हैं प्राप्त स्टेटस, परिस्थिति। दो तरह की होती है, प्रदत्त यानी कि जो ईश्वर ने आपको दी है, जो जन्म लेते ही मिल जाती है, और जो आप अपने योग्यताओं से गेन करते हो। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? ये जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के अपने आप मिल जाता है। जैसे भाई आप इस जाति के हो, भाई पैदा होती है आपको जाति मिल गई, रिश्तेदार मिल गए, माता पिता मिल गए, जन्म जहाँ हुआ, लिंग भेद यानी आप मेल फीमेल कुछ भी पैदा हुए हो तो वो ज़िंदगी भर रहोगे। एज जो कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब जो आपको मुफ्त में मिले और जन्म से ही मिल जाए, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो होता है प्रदत्त। अर्जित क्या होता है बेटा? जो आप अपने व्यक्तिगत गुणों से, यानी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, बच्चा होशियार है, वो बीटेक करेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है, साइंटिस्ट बनेगा, तो ये क्या अर्जित है, यानी आप ग्रहण कर सकते हो अपने गुणों से, शिक्षा द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा, धन द्वारा, दौलत द्वारा, व्यवसाय द्वारा और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, सत्ता द्वारा। यानी कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हो तो भाई एक आपको आपने अपने ज्ञान से आपने चुनाव जीतकर इसको अर्जित किया है। ठीक है, तो अर्जित मतलब जो आप अपने गुणों से प्राप्त करते हो, और प्रदत्त मतलब जो आपको जन्म से मिला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस चित्र से आप बहुत कुछ समझ जाओगे। इधर वाली सब चीज़ें आपको मिली हुई है। क्या ये लड़की है, किसी की बहन भी है, एक फीमेल है, 17 वर्ष एज है, अमेरिकन है चाहे इंडियन है, जो भी है, ये इसको मिला हुआ है। आप अमेरिका में पैदा हो तो अमेरिकन कहलाओगे, भले ही आप मानो ना मानो। और अर्जित क्या है? जैसे मित्र, भाई इसने मित्र खुद बनाया है, वकील बनी है पढ़ के, कोई काम कर रही है, कोई स्कूल में पढ़ती है, किसी टीम की मेंबर है, टीचर है, सहपाठी है, डॉक्टर, तो ये अर्जित है। इसको आप अपने गुणों से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से अर्जित करते हो, और ये आपको पैदा होते ही मिल जाता है। इधर वाला ठीक है, लेफ्ट राइट वाला आप अर्जित करते हो, लेफ्ट वाला आपको जन्म से मिल जाता है। बस थोड़ा सा रह गया, चैप्टर एंड होने वाला है बच्चों। अब आपको होता है ना परिस्थिति और प्रतिष्ठा में अंतर, यानी जो आपको प्राप्त हुआ है स्टेटस, और प्रतिष्ठा यानी कि आपका सम्मान कहते हैं इसे, सम्मान इज्जत, इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो क्या संबंध है? ये दोनों अंत संबंध है। कैसे भाई? एक डॉक्टर और एक दुकानदार, किसका सम्मान ज़्यादा होगा? डॉक्टर का, भले उसकी तनख्वाह कम क्यों ना हो। जैसे उदाहरण भी दे रखा है कि एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा यानी सम्मान ज़्यादा होगा, चाहे उसकी आय कम क्यों ना हो। तो प्रतिष्ठा कैसे मिलती है बेटा? जो आप अर्जित करोगे उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको लोग गंदी नज़रों से देखेंगे, कहेंगे बुरा आदमी है, बुरा व्यक्ति है। लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हो तो आपको समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाएगा, आपकी इज्जत की जाएगी। तो प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार मूल्य होते हैं और मूल्य होते हैं। अब अधिकार क्या है बेटा? अधिकार जैसे कि आपको कुछ भी टीचर बन गए तो आपको एक प्रतिष्ठा जुड़ गई कि टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, इंजीनियर का काम घर बनाना। तो प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार मूल्य होते हैं।
परास्थिति यानी पद अधिकार जो आपको मिला हुआ है से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा किसे कहेंगे बेटा? जो आपके पद से जुड़ा हो। टीचर का पद की प्रतिष्ठा क्या है? गुरु, भगवान के बराबर माना गया है। डॉक्टर को भी भगवान के बराबर माना गया है। चोर को बहुत जलील माना गया है। तो आपके पद अधिकार से जुड़ी हुई जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, उसे हम बोलते हैं इज्जत या सम्मान या प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी स्थिति को ऊंचा या नीचा भी कर सकते हैं। यानी कि आप चोरी करें तो आपको नीचा मानेंगे और अच्छा काम करें तो आपको ऊंचा मानेंगे। ठीक है, तो प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, और ये किससे प्राप्त होता है? परिस्थिति से। आप इसको अर्जित कर सकते हो गुणों से और कौशलों से। भूमिका मतलब रोल। समाज में आपका क्या रोल है, क्या करते हो समाज में? जैसे आप तो विद्यार्थी हो तो समाज में आपकी भूमिका क्या है? शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसे व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। जैसे आप स्टूडेंट तो आपका क्या क्या आप निभाते हो अपने काम? शिक्षा लेना, तो रोल करना, रोल प्ले करना, अपना जो आपका रोल है, काम है, वो करना। जैसे एक मजदूर का काम है मेहनत करना, तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उस भूमिका को निभाता है। तो भूमिका मतलब जो आपको स्टेटस मिला हुआ है उसको निभाना, परिस्थिति को निभाना ही भूमिका कहलाता है। और भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक मतलब भाई कभी एंड नहीं होता। आप टीचर हो तो आप उस रोल को हमेशा प्ले करते हो, यानी कभी भी एंड नहीं होता, चलता रहता है वो। भूमिका संघर्ष, ये सारे नए वर्ड हैं बेटा। इस चैप्टर का नाम ही है शब्दावली। भाई परिस्थिति नया शब्द है आपके लिए, तो मैं यही कहूँगा कि सभी शब्दों का मतलब एक बार कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, भूमिका मतलब रोल, जो आपका समाज में रोल हो। जैसे कि आपको मैं विद्यार्थी बोलूँगा तो आपका रोल क्या है? शिक्षा अर्जन करना। भूमिका संघर्ष, बेटा भूमिका संघर्ष होता है कि आपकी भूमिका हर जगह बदलती रहती है। जैसे भाई आप एक महिला है, घर में माँ है, पुत्री है, पत्नी है, बाहर क्या है? एक व्यवसाय कर रही है, एक शिक्षिका है, एक डॉक्टर है, तो उसकी भूमिका अलग अलग उसको निभानी पड़ रही है। वह एक से अधिक सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं को बताता है। कौन सा? भूमिका संघर्ष। यह एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता से है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाएं विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं, यानी जो भूमिका अलग अलग है। भाई घर में आप माँ हो और बाहर आप एक टीचर हो, ठीक है, घर में आप किसी की पत्नी हो, बाहर एक डॉक्टर हो, तो ये दो अलग अलग भूमिका, और आपको उस भूमिका को निभाना पड़ता है। डॉक्टर की भूमिका हो तो डॉक्टर निभाना पड़ेगा, और अगर पत्नी की भूमिका हो तो पत्नी का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो भूमिका संघर्ष क्या होता है? एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता से, यानी जो भी भूमिकाएं आपकी रोल हैं, स्टेटस के अनुसार जो रोल मिला है, तो रोल जो अलग अलग हैं उसकी असंगतता से होता है भूमिका संघर्ष। और भूमिका स्थिरीकरण क्या है बेटा? कि एक आपकी भूमिका बांध दी कि महिलाओं का काम है घर संभालना, पुरुष का काम है पैसे कमाना, ये परमानेंट हो गया। हालांकि ये नहीं होता, लेकिन हमने सोच रखी हुई है कि भगवान का काम है हमारी रक्षा करना, शैतान का काम है हमारा बुरा करना। ये समाज के कुछ सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं को पक्का करने वाली प्रक्रिया है। सुदृढ़ मतलब मजबूत करने वाली प्रक्रिया है कि अक्सर पुरुष कमाने वाले, महिलाएं घर चलाने वाली। तो ये पॉइंट इतना वो नहीं है, ये आजकल नहीं माना जाता। आजकल भूमिका संघर्ष बहुत ज़्यादा है कि एक व्यक्ति को अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, हम विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टीम में वो कप्तान है और रियल लाइफ में वो अनुष्का के पति हैं, इस तरीके से। हाँ, तो नया वर्ड आया सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। भाई कंट्रोल का मतलब पता है, अपने अंडर में रखना। तो सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है, यानी समाज में अच्छा सिस्टम स्थापित होता है और उसको बनाए रखा जाता है। अगर सोशल कंट्रोल ना हो तो सारे लोग तानाशाह बन जाएंगे। भाई कोई सड़क के बीच में चल रहा है आराम से, ठीक है, कोई बाहर खुले में नहा रहा है, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, तो क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण होना जरूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था स्थापित होती है, एक सिस्टमेटिकली समाज चलता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। अगर डर ना हो तो इंसान इतना वो हो जाएगा कि सब गलत करेगा। अगर हम बोल दें भाई ऐसे ही घूमो तो कोई मास्क नहीं पहनेगा, कोरोना फैल जाएगा। तो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। सांस्कृतिक मौलिक तत्वों की रक्षा, जैसे कि आपको कैसे बिहेव करना है। अगर आपको कोई डर ना हो किसी का तो आप गाली गलौज करोगे सारा दिन,
तो यह मौलिक तत्वों की रक्षा करता है। सामाजिक नियंत्रण समाज की सुरक्षा भी करता है, ये नहीं कि रक्षा करता है, सुरक्षा कैसे करता है कि समाज में कुछ लोग ना अपने आप को समझते हैं डॉन है, तो गवर्नमेंट उसको दंड दे के समाज को नियंत्रण करती है और समूह में एक रूपता लाती है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज में व्यवस्था स्थापित होती है जिससे समाज चल सके। ये दो प्रकार का होता है बेटा, औपचारिक ऑफिशियल और अनऑफिशियल। औपचारिक इसमें गवर्नमेंट के रूल आपको मानने पड़ते हैं, जैसे कि बाहर अगर सड़क पर जा रहे हो तो मास्क पहनना जरूरी है वरना 2000 का दंड। लेकिन अनौपचारिक क्या हो गया? घर में बैठे हो, मास्क पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी। तो औपचारिक नियंत्रण जब नियंत्रण संहिताबद्ध यानी रूल्स के अकॉर्डिंग हो, व्यवस्थित व अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हो तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जैसे कानून राज्य पुलिस के द्वारा, ठीक है, आपका क्या कर्तव्य है? समय पर टैक्स भरना, बिजली बिल भरना, पानी भरना, तो ये औपचारिक नियंत्रण है। अगर नहीं भरोगे तो आपको दंड, जुर्माना और सज़ा मिल सकती है। और अनौपचारिक होता है कि भाई नहीं, अपना पर्सनल काम है, आप घर में कपड़े पहनो ना पहनो, जैसे रहो, कुछ खाओ ना खाओ, ये आपकी इच्छा है। तो अनौपचारिक व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, अशासकीय यानी नॉन गवर्नमेंट होता है, नॉन रूल रेगुलेशन होता है, धर्म हो गया, प्रथा हो गया, परंपरा, रूढ़िवादी, अपने कोई पिता अपने बच्चे को मारता है तो ये क्या है? सब अनौपचारिक है, ये पर्सनल है। औपचारिक क्या है? किसी दूसरे को मारता है, वो कंप्लेंट करता है तो जेल जा सकते हो आप। तो सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है बेटा, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर टॉपिक एंड, सॉरी लास्ट टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण। नियंत्रण मतलब कंट्रोल हो गया, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण यानी फंक्शनल दृष्टिकोण, भाई ये इसमें बल का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। समाज में व्यवस्था रखने के लिए मूल्य और प्रतिमानों को लागू करते हैं, यानी जो एक्टिव होता है, फंक्शनल, जो अभी आजकल भी फंक्शन करता है जब कोई समाज बनता है, कि व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रण के लिए हम कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं, मूल्य और प्रतिमान बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, और जो नहीं फॉलो करता है उस पर बल का प्रयोग करते हैं। और संघर्षवादी क्या होता है कि जब कोई समाज में एक प्रभावशाली वर्ग अन्य समाज को कंट्रोल करता है। जैसे आपके मोहल्ले में 4 घर हैं, एक घर बहुत ही गुंडागर्दी वाला, तो 3 घरों पे वो कंट्रोल रखेगा। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण होता है कि समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण रखना। जैसे नेता केवल 545 MPs हैं, लेकिन पूरे इंडिया की 100-150 करोड़ जनसंख्या पर उन्होंने अपने रूल्स थोप रखे हैं, तो हो गया संघर्षवादी। और प्रकार्यवादी क्या होता है? जो निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा कि ये रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। अब कुछ नए नए वर्ड आए थे बेटा, उनके बारे में बता दूं, इसके बाद चैप्टर एंड करते हैं। ये डिक्शनरी शब्दकोश। मानदंड होता है कुछ नियम, जो नियम संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंब करते हैं, जोड़ते हैं। यानी व्यवहार के जो नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें मानदंड बोलते हैं। कि सुबह उठना, टाइम पे अपना काम करना, किसी को गाली गलौज ना करना। तो व्यवहार के जो नियम संस्कृति के और मूल्यों को प्रतिबिंब करते हैं, जो आपके मोरल वैल्यूज़ को, अच्छाई को दिखाते हैं। जो रूल्स, क्योंकि रूल्स फॉलो जो करता है वो हमेशा अच्छा इंसान होता है। इससे यह निर्धारित किया जा सकता है या किसी द्वारा दिए गए व्यवहार या इसे मना कर दिया जा सकता है। इसे आप फॉलो कर सकते हो, नहीं भी फॉलो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मानदंडों को हमेशा एक तरह से या किसी अन्य की स्वीकृति समर्थित किया जाता है। यानी कि अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो लोग तारीफ करते हैं आपकी, तो किसी अन्य की स्वीकृति से इसको समर्थन, कि जैसे देखो नमस्ते करता है हमेशा, आगे कितना अच्छा इंसान है। तो ये मानदंड है, कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पर आपकी अच्छाइयाँ होती हैं। और अनौपचारिक अस्वीकृति से, अगर जैसे पिताजी ने आपको बुलाया बेटा ये काम कर दो, आप मना करोगे तो पिताजी मारेंगे आपको, ये हो गया अनौपचारिक। स्वीकृति से अगर उसको आप मना करते हो तो आपको सजा भी मिल सकती है। प्रतिबंध होता है कि जो काम करने की मनाही, यानी व्यवहार का एक ऐसा तरीका जो कहा जाता है कि नहीं करें। इनाम और दंड जुड़ा होता है इससे प्रतिबंध, यानी कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको दंड मिलेगा। बिना मास्क के घूमना प्रतिबंध है। संघर्ष यानी कि लड़ाई, जिसको सीधे शब्दों में कहते हैं, लेकिन संघर्ष का मतलब है कि कुछ एक से अधिक सदस्यों के बीच जो मान्यताएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, उसको संघर्ष कहेंगे। समुच्चय मतलब संग्रह यानी भीड़। खासी एक जाति है, मेघालय में रहती है जो। सामाजिक कंट्रोल के बारे में बता दिया मैंने आपको कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? समाज को व्यवस्थित करना, और जो व्यक्तियों के व्यवहार, दृष्टिकोण और कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है,
और समाज का विकास करता है। तो वीडियो यहीं एंड होती है। इसके क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए एनबी ई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।